बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स गाइड के साथ होंगी जी। और 11th क्लास फिजिक्स के लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं और फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने अपना टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स देखा। फिर हम लोगों ने 1.2 में फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। नंबर 3 हम लोगों ने देखा जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। उसमें हम लोगों ने कुछ सब हेडिंग्स देखी, बेस यूनिट्स की, ड्राइव यूनिट्स की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी या आपको लेक्चर्स को ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को देख सकते हो, क्योंकि हमारे अभी फिजिक्स के जो बिल्कुल 3 से 4 लेक्चर्स गुजरे हैं। आज आप मेरे साथ देखोगे जी अपना पेज नंबर 5 आपकी फिजिक्स की बुक का है, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और उसका आज हम टॉपिक देखेंगे जी साइंटिफिक नोटेशन कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। ये हम लोगों ने कौन कौन सी कन्वेंशंस पढ़नी है ताकि हम यूनिट्स को इंडिकेट कर सकें। ये चीज़ें और ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करें। इसी के साथ यहाँ से पढ़ने के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं जी कुछ हैंड रिटन नोट्स, जो कि लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किए गए थे और उनमें वो चीज़ें भी लिखी हुई थी जो यहाँ पे बुक पे मेंशन नहीं है। और इन दोनों चीज़ों से आप तैयारी करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको किसी तीसरी गाइडिंग बुक की, हैंड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग 1 बाय 1 तमाम लेक्चर्स को फॉलो कर लेते हो। तो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक देखते हैं, इसके बाद फिर मूव करते हैं हैंड रिटन नोट्स की तरफ कि आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और आप लोगों ने उन चीज़ों को मार्क कर लेना है, लिख लेना है, किसी भी तरह से आप लोगों ने सेव कर लेना है ताकि आपके एग्जाम्स के करीब जो है वो आपके पास चीज़ें तमाम मटेरियल अवेलेबल हो और आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। पेज नंबर 5 टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। Numbers are expressed in the standard form called the scientific notation, which implies power of 10। यानी कि हमने कोई भी नंबर इन द पावर ऑफ 10 में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो, उसको एक्सप्रेस करना हो, तो रिप्रेजेंटेशन इन द पावर्स ऑफ द 10 इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि साइंटिफिकली हम उसको जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कैलकुलेटर्स में हमारे पास आंसर्स आते हैं 1 0 और हमारे पास साइड पे एक डिजिट लिखा हुआ आ जाता है, तो वो क्या आंसर्स होते हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि साइंटिफिकली हम लोगों ने क्या कर रहे होते हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी कोई वैल्यू है, चाहे एक बहुत छोटी वैल्यू है, मैंने यहाँ पे अगर सपोज आपके सामने एक वैल्यू लिख देती हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है जी 1 5 6 7 और आगे मैंने जी आगे इतनी सारे इसकी जरूरत है, एक बड़ी वैल्यू। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, अगर आप देखें, अगर आपने राइट से लेफ्ट पे आना है, एक चीज यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अगर आपने राइट से यहाँ पे एक पॉइंट लेके आना है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट 0 0 सपोज लास्ट पे आपका पॉइंट है, ये आपकी एक वैल्यू है। इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे लेके आना है 1.5, तो मैंने इसको रिप्लेस, यहाँ पे आपके पास पावर 10 के ऊपर जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स है, अगर हम यहाँ से राइट से लेफ्ट जाते हुए देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 1.5 6 7 मल्टीप्लाई का साइन हम लोग साथ डालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज टू की पावर 7। तो ये मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया। ये आपके पास था पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आपके पास 10 की पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब मेरे पास एक नंबर है 0.00678। अब ये नंबर है। अब मेरे पास जो पॉइंट लगा हुआ है वो आपके पास देखें लेफ्ट साइड से है। अब मैंने लेफ्ट से उठा के उसको क्या करना है, राइट पे लेके आना है। अब मैं उसको किस तरह से ला सकती हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, मैंने उसको 7 के बाद लेके आना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा जी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू की पावर, अगर हम कितने डिजिट्स अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4। यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा पॉजिटिव है तो इट मीन्स के डिजिट्स जो है वो आपके राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ पॉइंट, और माइनस में आपके पास पॉइंट कहाँ से शिफ्ट हुआ है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अगर मैंने सपोज इसका पॉइंट लगाना है इस तरह से भी मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास आ जाता है 78 मल्टीप्लाई का साइन 10 रेज टू की पावर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा
5, तो ये फिर क्या हो जाएगा 78 इंटू मल्टीप्लाई बाय -4। अगर आप कैलकुलेटर पे इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिख के देखोगे तो आपको आंसर जो है वो इसी तरह से नजर आएगा। तो ये वाली ये चीज इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला वे हमारा क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर ऑफ 10 है। The internationally accepted practice is that there should be only non-zero digit left of the decimal. The number 134.7 should be written as 1.347 into 10 raised to power 2. जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी है, थोड़ी बड़ी वैल्यू की, उन्होंने आपको एक छोटी वैल्यू की दी है। और 0.0023 should be expressed as 2.3 into 10 raised to the power -3. तो ये आपका क्या टॉपिक हो गया जी, साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं इसको हैंड रिटन नोट्स में आपने कैसे करना है। जी आपके पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। हमने हेडिंग दी साइंटिफिक नोटेशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज रिटन इन द पावर ऑफ 10, देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फिर आपने लिखनी है जी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आपके पास क्या आ जाएगा 134.7, उसके हमने साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन कर दिए। फिर दूसरी एग्जांपल की साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन की और फिर आपने तीसरी एग्जांपल की लिखी, उसमें आपके पास 10 की पावर 0 एंड 10 रेज़्ड टू पावर 0 हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, वो सेम ही रहता है। तो ये आपका एक छोटा सा क्या है जी, साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे पास कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इसमें क्या कह रहा है कि यूज ऑफ ऐसे यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर, मोर पर्टिकुलरली इन राइटिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, प्रीफिक्सेस हैं। अब वो कह रहा है कि स्पेशली जब हम प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमें एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर रिक्वायर होती है, और उस केयर के लिए आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स जो भी हम पढ़ने लगे आपने उनको जहन में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। जैसे कि न्यूटन, न्यूटन आपके पास किसका यूनिट आ जाता है, न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है। कह रहा है कि चाहे किसी साइंटिस्ट के नाम से ही क्यों ना यूनिट रखा हो, लेकिन हमेशा जब भी आपने यूनिट लिखना है तो उसका पहला वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा हमारा पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या जहन में रखना है कि हमेशा जब भी आपने फुल नेम लिखना है यूनिट का तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हो, आपको ऊपर टेबल में भी नजर आ रहा है कि पहला लेटर हर चीज का क्या है, वर्ड का स्मॉल लिखा हुआ है, क्योंकि ये रूल है एसआई यूनिट्स का। The symbol of the unit named after a scientist has initial capital letters such as Newton. अब आप देखना है कि अगर सिंबल है आपके पास तो सिंबल हमेशा आपने कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, सिंबल आपने कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना। The prefix should be written before the unit without any space। क्या कह रहा है, जो prefix होता है यानी यहाँ पे जो आपको prefixes होते हैं ये हमेशा यूनिट से पहले लिखने हैं बगैर किसी स्पेस के। जैसे कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर इज रिटन एज 1 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि -3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, मिली की। यहाँ पे आप टेबल पे भी देख सकते हो 10⁻³ हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, मिली की, और 10⁻² किसकी होती है, सेंटी की। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई भी आपने अपने प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स को आपने जो है शुड बी रिटन, जो प्रीफिक्स आपने लिखना है वो हमेशा यूनिट से आप पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मीटर से पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर -2 होता तो प्रीफिक्स क्या था, सेंटी था। अगर यहाँ पे 10⁻³ होता है +3 तो हमारे पास क्या था, केजीज होता। तो ये चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना। A combination of base units is written each with one space apart। अगर दो यूनिट्स हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं यानी कि बेस यूनिट्स आपके पास इकट्ठे आ रहे हैं तो आपने दोनों में स्पेस डालना है, जैसे कि न्यूटन मीटर तो उसमें आपने पहले n लिखना है, फिर एक आपने स्पेस डालना है और फिर आपने क्या लिखना है, मीटर लिखना है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 1 माइक्रोफेरेड, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ तो वो होगा 1 माइक्रोफेरेड लिख सकते हो आप। यहाँ फिर अगर आपने -6 -6 -12 लिखना है तो उसकी जगह पे -12 की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा होता है, पीको। -12 की जगह पे हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, पीको, जो कि हमारे पास क्या वैल्यू देता है 10⁻⁻12।
A number such as 5 into 10 raised to power 4 centimeter may be expressed in the scientific notation 5.0 into 10 raised to power 2 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से आया, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपके पास क्या था, 5.0 into 10 raised to power 4 -4 सेंटीमीटर। तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, यानी कि 5.0 को उसने क्या किया, 5.0 इंटू 10 रेज टू की पावर -4 और उसी के साथ सेंटी का उसने क्या लगा दिया है, उसने प्रीफिक्स ओपन कर दिया है, उसका क्या बन गया हमारे पास 10 रेज टू की पावर -2। हमने नीचे जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास +4 है, -4 नहीं है। तो 4 -2 हमेशा हमारे पास क्या आता है, 4 -2 2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5.0 इंटू 10 रेज टू की पावर 2 हमारे पास उसका क्या आ जाता है, मीटर आंसर आ जाता है। तो ये उसने उसको क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व करके बताया कि हमें एक इस नंबर को जो आपके साथ इस तरह से लिखा होगा उसको हम इन द साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। When a multiple of a base unit is raised to a power of the power applies to the whole multiple and not to the single base unit alone। जैसे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये किलोमीटर के ऊपर जो सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये किलो के ऊपर भी स्क्वायर है और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है। इसलिए इस तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स यूज कर लेनी चाहिए और ऊपर आपने होल का स्क्वायर लिखा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू 10 रेज टू की पावर 6 मीटर स्क्वायर। कैसे, किलो का क्या यूनिट होगा, 10 रेज टू पावर 3, तो 3 2 6 और मीटर होता है हमारे पास -3, तो हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करके मीटर स्क्वायर्स में हमारे पास आंसर आएगा और हमने सिर्फ ओपन करना है केजी किलो को। लास्ट पॉइंट है जी, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज मेजरमेंट एज इन द मिलीमीटर। आपने प्रैक्टिकल्स भी 10 में परफॉर्म किए एंड द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज इन द ग्राम्स। Before calculation for the result or measurements must be converted to the appropriate SI based units। कहता है कि आप अपनी आसानी के लिए किसी भी यूनिट में ले सकते हो जिस तरह का आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, लेकिन आपने जब उसको प्रॉपरली किसी भी प्रैक्टिकल की रीडिंग्स को आपने नोट डाउन करना है तो वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, इन द SI यूनिट। नोट्स की तरफ अगर हम जाएं तो नोट्स में आपको यहाँ पे जो टॉपिक पे लिखा हुआ है कि ये टॉपिक आपने बुक से ही करना है और आपने इस टॉपिक के पॉइंट्स इस तरीके से याद रख लेने हैं कि आपका पहला ये है कि कैपिटल लेटर से आपने नाम स्टार्ट नहीं करना, सिंबल आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, प्रीफिक्स को आपने जो है वो कभी भी जो है बिफोर प्रीफिक्स अगर आपने लिखना है तो यूनिट से पहले हमेशा लिखा जाएगा। कम्बिनेशन अगर आपने लिखना है बेस यूनिट्स का तो उसमें एक स्पेस आएगा। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आप नहीं लिख सकते। नंबर को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो और आपके आपके पास पावर दी गई है यूनिट के ऊपर, इट मीन्स के होल के ऊपर होगा, किसी सिंगल के ऊपर पावर नहीं होगी। और प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपने क्या करना है, पहले तो अपनी आसानी के लिए किसी भी यूनिट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट, लेकिन बाद में आपको ऐसे यूनिट में कन्वर्जन लाजमी करनी होगी। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक और आपका मेन टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स आज कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के लेक्चर जो है वो समझ भी आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट पे जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।